हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों, जिस टेम्परेचर पर आयनिक कंपाउंड ब्रेक होगा या मेल्ट होगा उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले काफी फैक्टर्स होते हैं। जहां तक आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट का सवाल है, मेनली दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मिलके इनके मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करते हैं, जिसमें से एक फैक्टर को बोला जाता है लैटिस एनर्जी और दूसरे फैक्टर को बोला जाता है पोलराइजेशन। एक एक करके हम दोनों की बात करते हैं। लैटिस एनर्जी का मतलब यह है कि किस एनर्जी को लगाने से आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाएगा, उस एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। और क्वाइट नेचुरल सी बात है, जो आयनिक कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा या जिसकी बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और आयनिक कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो कैटायन और एनायन के चार्ज के प्रोडक्ट पर और उस आयनिक कंपाउंड की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर। यानी कि अगर कैटायन और एनायन के चार्ज का मल्टीप्लाई बढ़ेगा तो भी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, और अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है पोलराइजेशन। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फाजान्स रूल कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं हो सकता। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ फाजान, एवरी बॉन्ड हैज सम सॉर्ट ऑफ आयनिक एज वेल एज सम सॉर्ट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर्स। तो जब हम आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर की खोज में निकलते हैं तो हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी पड़ती है, उस टर्म का नाम होता है पोलराइजेशन। जब भी कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं तो कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एनायन की न्यूक्लियस की तरफ या एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की न्यूक्लियस की तरफ थोड़े से अट्रैक्टेड रहते हैं। इसके कारण उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाता है और इस फिनोमेना को बोला जाता है पोलराइजेशन। तो जिस आयनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उस आयनिक कंपाउंड में उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आपस में शेयर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण से उस आयनिक कंपाउंड में सम सॉर्ट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन को जितना ज्यादा पोलराइज करेगा या यूं कहूं पोलराइजेशन बढ़ेगा, उतना ही उस आयनिक कंपाउंड में क्या बढ़ता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। और हम सब जानते हैं कि जनरली मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर मोर देन दैट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी आयनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही उसमें कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, और क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब है लेस मेल्टिंग पॉइंट का होना, तो उन आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के बेस पर हम कोशिश करते हैं इन ट्रेंड्स को सीखने की। नंबर वन लैटिस एनर्जी, जो कि दो बातों पर डिपेंड करेगी, कैटायन एनायन के चार्ज के मल्टीप्लाई पर और उनके बीच की डिस्टेंस पर, और दूसरा पोलराइजेशन, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको थर्ड सेक्शन के अंदर बताने वाला हूं। तो आइए एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। हमारा मेन पर्पस इन ट्रेंड्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर को याद करना है। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा कि मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी के तो प्रोपोर्शनल है, जैसे कि मैंने भी आपको बोला, और वो पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना है तो आपको एक तो लैटिस एनर्जी देखनी है और एक पोलराइजेशन देखना है। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि पोलराइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं और लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसको इजी स्टडी करने के लिए मैंने इस पूरे फिनोमेना में एक चार्ट की मदद ली है, जिसमें मैं आपको दो पॉइंट्स के अंदर इसको पढ़ाने वाला हूं। कैपिटल ए में मैंने लिखा है व्हेन पोलराइजेशन इज नेग्लिजिबल, यानी कि इन सभी केसेस के अंदर कौन डोमिनेट करेगा, लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी। और जो सेकंड वाला केस है इसमें मैंने पोलराइजेशन को डोमिनेट माना है, तो यहां पर जो रिजल्ट्स आएंगे वो कौन रेगुलेट करेगा, वो रिजल्ट पोलराइजेशन रेगुलेट करेगा। आइए एक एक करके देखते हैं। तो जब मैं फर्स्ट कैटेगरी में जाता हूं तो मेरे पास तीन अलग अलग केसेस हैं इसके। फर्स्ट केस में प्रोडक्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन चार्ज चेंज हो रहा है, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। सेकंड केस में कैटायन और एनायन के चार्ज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रही है। और तीसरे केस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और उनके बीच की दूरी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि ड्रास्टिकली एज यू कैन से लैटिस एनर्जी क्या होगी, एनहांस करेगी, इंक्रीज करेगी। आइए
पहले मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं। तो मैंने एक सीरीज ली एग्जांपल में, मैंने कहा कि NaF MgO HCN TiC। याद रखिएगा इन सभी तीनों केसेस में हम पोलराइजेशन को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, यानी कि जो मेरा मेन आंसर आएगा वो किसके थ्रू आएगा, लैटिस एनर्जी के थ्रू आएगा। आइए, जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर केटायन है सोडियम का और एनायन है फ्लोराइड का, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट कितना है, +1 -1, यानी कि प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर दोनों के चार्जेस +2 -2 है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर स्कैंडियम +3 N -3, प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 × 3 आएगा। और यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो 4 × 4 आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि Q+ Q- के प्रोडक्ट लेफ्ट टू राइट जाने पर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और जितने ज्यादा केटायन और एनायन के चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ना केवल लेटिस एनर्जी बढ़ेगी, जबकि लेटिस एनर्जी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट को रेगुलेट करती है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी क्या आएगा, सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 995 डिग्री दिया हुआ डेटा, वो सबसे कम है, और टाइटेनियम कार्बाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। तो पहली बात तो हो गई आपकी फर्स्ट केस के बारे में। आइए हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हम देखेंगे कि चार्ज का प्रोडक्ट मैंने फिक्स लिया है, चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड हो और या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के फ्लोराइड्स हो। आप देख पा रहे हैं सभी कंपाउंड्स में चार्ज का प्रोडक्ट सेम है, यहां भी +2 -2, यहां भी +2 -2, +2 -2, +2 -2 सभी के अंदर। लेकिन चार्ज का प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, जिसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर चार्ज का प्रोडक्ट सेम हो जाएगा तो लेटिस एनर्जी उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जिसके अंदर बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा आएगी उस कंपाउंड की लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आइए देखते हैं बेरिलियम ऑक्साइड और मैं बात करूं बेरियम ऑक्साइड की। आप सब जानते हो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज केटायंस के बढ़ते हैं, तो बेरिलियम सबसे छोटे साइज का केटायन है और बेरियम सबसे बड़े साइज का केटायन है। तो अगर मैं बेरिलियम से बेरियम में जाऊंगा तो केटायन की रेडियस बढ़ रही है, यानी कि इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से लेटिस एनर्जी कम होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर लेटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करने चाहिए, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करने चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में लेटिस एनर्जी तो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज कर रही है, या नीचे से ऊपर आने पर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन हर ट्रेंड में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। यहां हमें लगता तो ये था कि बेरियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है तीसरे नंबर पर, ये पहुंच जाता है तीसरे नंबर पर। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि बेरिलियम एक बहुत ही छोटे साइज का आयन है, इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से इसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है। एक तो बेरिलियम +2 वालों की और एक एल्यूमिनियम +3 वालों की, इन दो आयंस की जो पोलराइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कारण से ये जो ट्रेंड है इसमें बेरिलियम जो कि हाईएस्ट होना चाहिए था, ज्यादा पोलराइजिंग पावर होने के कारण क्या हुआ, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आए, और अगर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आए तो आयनिक कैरेक्टर थोड़े से कम हो गए। इसलिए जिसको हाईएस्ट होना चाहिए था वो कौन से नंबर पे पहुंच जाता है, वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है। इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा भी हैं, आप देख पा रहे हैं 2850 मेल्टिंग पॉइंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, 2580 है कैल्शियम ऑक्साइड का, और 2560 इतना मेल्टिंग पॉइंट किसका है, बेरिलियम ऑक्साइड का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा। लेटिस एनर्जी तो ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड की ज्यादा है बेरियम ऑक्साइड से, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है थर्ड नंबर पे इसको आएगा। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल फ्लोराइड्स की बात करता हूं, इसमें भी वही है, आपको मैंने बोल दिया एनायन तो सब सेम ही है। केटायन का साइज सबसे छोटा केटायन, सबसे बड़ा केटायन, तो यहां भी लेटिस एनर्जी का ट्रेंड तो वही आएगा। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर अगर केटायन के साइज बढ़ते हैं तो उनसे बनने वाले आयनिक कंपाउंड्स की लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, या यूं कहूं ऊपर से नीचे आने पर लेटिस एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी तो BeF2 की है और सबसे कम लेटिस एनर्जी किसकी है, बेरियम फ्लोराइड की। लेकिन फिर वही बात मैंने भी आपको बोला कि बेरिलियम जो है इसका पोलराइजिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है बच्चों। पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, आयन के चार्ज और साइज के रेशियो पर। आप जानते हैं कि बेरिलियम का चार्ज भी ठीक ठाक है +2 और इसका साइज काफी छोटा है, तो ये वैल्यू अच्छी खासी है, ये बहुत कम है, तो इसका जो फाई जिसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और जैसे कि मैंने बोला जिस आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उसके कंपाउंड
क्या बनेंगे, ज्यादा कोवलेंट बनेंगे। इसलिए बेरिलियम फ्लोराइड को, जिसको सबसे ज्यादा होना चाहिए था, ये ट्रेंड क्या बन जाता है, ये सबसे कम हो जाता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी याद रखना है। पिछली बार तो ये 3rd नंबर पे पहुंच गया था एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड में, लेकिन फ्लोराइड में इसका नंबर क्या आएगा, लास्ट नंबर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको इस ट्रेंड के अंदर याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर MgF2 और कैल्शियम फ्लोराइड के ट्रेंड भी एक्सचेंज हो जाते हैं। Mg का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट, कैल्शियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका कारण भी यही है कि यहाँ पर Mg+2 आयन की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है कैल्शियम+2 की कंपैरेटिवली, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा अच्छा पोलराइजिंग पावर रख रहा है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपको विद एक्सेप्शन अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं 3rd कैटेगरी की। यहां पर बहुत ड्रास्टिकली, अच्छा एक चीज और, ये तो मैंने इसके 2 केस कराए, इसी के 4 केस हैं टोटल, मतलब इस कैटेगरी के C और D भी पढ़ने, फिर मैं लास्ट में 3rd केस की बात करूंगा। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3rd की, इसी के केस नंबर 3rd की। अगर मैं बात करता हूं एल्कली मेटल ऑक्साइड्स के बारे में, जैसे कि मैंने बोला लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, आप देख पा रहे हैं इनके अंदर भी केटायंस और एनायन के चार्ज का प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या करती है, वेरी करती है। तो जहां तक लैटिस एनर्जी का सवाल है, जो ट्रेंड यहां आ रहा था वही ट्रेंड लैटिस एनर्जी का यहां आ रहा है, और वही ट्रेंड लैटिस एनर्जी का कैसा आएगा, वही आएगा कि लिथियम ऑक्साइड की ज्यादा होगी और कैल्शियम सीजियम ऑक्साइड की कम होगी। लेकिन इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इन मेल्टिंग पॉइंट्स को यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। चौथी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसी सेक्शन की, सेकंड सेक्शन की है एल्कली मेटल हैलाइड्स के बारे में। बच्चों इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें गलतियां बहुत हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि फ्लोराइड के ट्रेंड अलग आते हैं, क्लोराइड और ब्रोमाइड के ट्रेंड अलग आते हैं, मतलब एक जैसे आते हैं, और आयोडाइड के ट्रेंड अलग आते हैं। तो फ्लोराइड का अलग चलेगा, क्लोराइड ब्रोमाइड का एक ही ट्रेंड है, और आयोडाइड का अलग ट्रेंड है। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेटल क्लोराइड और ब्रोमाइड की, मैं बात कर रहा हूं एल्कली मेटल्स की, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सोडियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड, रुबिडियम हैलाइड, सीजियम हैलाइड, लिथियम हैलाइड। यहां पर होना क्या चाहिए था, लिथियम हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि इसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है, लेकिन लिथियम आयन की भी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लिथियम+1, बेरिलियम+2 और एल्यूमिनियम+3, इन 3 आयंस की पोलराइजिंग पावर बाकी अपने ग्रुप के मेंबर से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए लिथियम क्या हो जाता है, यहां पर सबसे कम हो जाता है। तो ट्रेंड में एक एक्सेप्शन याद रखना है कि जो लिथियम यहां आना चाहिए था वो लिथियम हैलाइड कहां चला जाएगा, सबसे पीछे चला जाएगा। जहां तक आयोडाइड्स का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आयोडाइड्स में भी ये फैक्टर तो लग ही रहा है लिथियम वाला, तो लिथियम का सबसे कम होना चाहिए था, ठीक बात है। जो लिथियम आयोडाइड यहां आना चाहिए था वो लिथियम आयोडाइड कहां आता है, सबसे पीछे आता है। एक और इंपॉर्टेंट इसमें चेंज हो जाता है, वो हो जाता है एक्सचेंज ऑफ सोडियम हैलाइड एंड पोटेशियम हैलाइड। तो सोडियम हैलाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पोटेशियम हैलाइड से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लोराइड्स के बारे में। फ्लोराइड के ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो लिथियम फ्लोराइड बाकी दोनों हैलाइड्स में सबसे कम था, लिथियम फ्लोराइड के अंदर ये कहां जाता है, आपके मिडिल पोजीशन पर आ जाता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि बाकी दोनों में तो पोलराइजेशन थोड़ा सा इफेक्टिव है। कारण ये है, आपको पता होगा पोलराइजेशन एनायन का साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जो एनायन जितना छोटा होता है उसका पोलराइजेशन उतना कम होता है, और एनायन का साइज बढ़ने से पोलराइजेशन ज्यादा होता है। अगर मैं फ्लोराइड आयन की बात करूंगा तो याद रखना बच्चों, फ्लोराइड आयन का पोलराइजेशन ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो बाकी दोनों में तो ठीक है, क्लोराइड ब्रोमाइड में भी, क्योंकि लिथियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड इनमें एनायन के साइज सफिशिएंट है, बड़े हैं, इसलिए पोलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन फ्लोराइड में ऐसा नहीं होता। फ्लोराइड्स में लिथियम तो वही है, मानता हूं, लेकिन फ्लोराइड आयन का साइज छोटा होने के कारण, क्योंकि एनायन छोटा होगा तो पोलराइजेशन भी कम होगा, इसलिए क्योंकि इसका पोलराइजेशन कम हुआ तो इसके कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या हुए, कम हुए। मैं बात कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं लिथियम के हैलाइड और लिथियम के फ्लोराइड को। तो अगर कोवलेंट कैरेक्टर कम हुए लिथियम फ्लोराइड के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की तुलना में, तो बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, थोड़े से ज्यादा होंगे। इसलिए फ्लोराइड के केस में ये 3 नंबर पे आ जाता है लिथियम फ्लोराइड। तो मैं वापस रिकॉल कर दूं, होना तो चाहिए था लिथियम हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और सीजियम हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, लेकिन 3 अलग अलग ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं। क्लोराइड ब्रोमाइड में अलग ट्रेंड है,
आयोडाइड में अलग ट्रेंड है, फ्लोराइड में अलग ट्रेंड है। क्लोराइड ब्रोमाइड में क्या याद रखना है कि लिथियम जो कि हाईएस्ट होना चाहिए था क्या हो जाता है, लोएस्ट हो जाता है। आयोडाइड में क्या रखना है याद, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड लोएस्ट तो है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम की पोजीशन को भी क्या करना है, एक्सचेंज करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, फ्लोराइड में लिथियम फ्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है उनके ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड की कंपैरेटिवली। अब आप आ जाओ इसके थर्ड केस में। जैसे कि मैंने बोला सेकंड केस के तो ये 4 सब केस हैं, अब थर्ड केस की बात कर रहा हूं। ये बड़ा सिंपल सा ट्रेंड है, ये आपको सबको याद हो जाएगा। बताइए अगर Q प्लस Q नेगेटिव का प्रोडक्ट भी बढ़ रहा हो और R घट भी रहा हो, ये तो लेटिस एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि लेटिस एनर्जी चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि सोडियम फ्लोराइड +1 -1 +2 -1 +3 -1, तो चार्ज का प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है। डिस्टेंस भी देख लीजिए, फ्लोराइड आयन तो कॉमन है, तो क्या मुझे पता नहीं है सोडियम आयन से छोटा होता है मैग्नीशियम आयन, क्योंकि जिस कैटायन का Z/E रेशो जितना बड़ा होता है उसका साइज उतना ही छोटा होता है, तो इसका Z/E रेशो सबसे कम है, सबसे ज्यादा है सॉरी, तो इसका साइज सबसे कम है। तो इनके साइज का क्या ऑर्डर हुआ, सबसे छोटा साइज है लिथियम का बेटे, सॉरी सबसे छोटा साइज है एल्यूमिनियम का Al+3 के कारण, उससे बड़ा साइज है मैग्नीशियम का और सबसे बड़ा साइज है सोडियम का। आप लोग जानते हो कैटायन का साइज अगर बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, AlF3 का, और किसका कम होता है, NaF का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये क्या मानते हुए पढ़ाए हैं, इन सभी में मोस्टली पोलराइजेशन को नेग्लिजिबल माना है कुछ केस को छोड़कर, और जो मेन रिजल्ट आपका रेगुलेट कर रही है वो कौन कर रही है, लेटिस एनर्जी कर रही है। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर पोलराइजेशन डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे जो फाजान साहब हैं उनकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, क्योंकि पोलराइजेशन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, फाजान ने बताया था, जिसको हम फाजान रूल कहते हैं। याद करिए कि जब कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के पास में आता है तो कैटायन एनायन को पोलराइज करता है। ये जो पोलराइजेशन है ये मेनली 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 चार्ज ऑफ कैटायन, नंबर 2 साइज ऑफ कैटायन, नंबर 3 चार्ज ऑफ एनायन, नंबर 4 साइज ऑफ एनायन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 5वां फैक्टर कि कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर उसका सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जिन कैटायंस के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो उन कैटायन से बहुत ज्यादा होती है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, कैटायन का चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कैटायन का साइज अगर घटेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, एनायन का चार्ज अगर बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा, तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर ज्यादा पोलराइज करना हो तो एक बार आप चार्ज ले लो फैक्टर, कैटायन होना चाहिए ज्यादा चार्ज वाला, साइज होना चाहिए उसका कम, एनायन का चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए और एनायन का साइज भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ज्यादा पोलराइजेशन के लिए। और बाकी बातें तो रिलेट कर ही लेंगे आप। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ेंगे तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखिए पोलराइजेशन बढ़ेगा अगर तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, उससे लेटिस एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं, कम। तो जहां जहां ज्यादा पोलराइजेशन दिखेगा वहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आ जाइए। तो मैंने एक कैटायन के लिए स्टडी की और एक एनायन के लिए स्टडी की। कैटायन के लिए पोलराइजेशन पावर जो होती है वो चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा हो और साइज छोटा हो उसका पोलराइजेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, वो ज्यादा पोलराइज करता है। तो मुझे बताइए सोडियम NaX, MgX2, AlX3 और SiX4, इसमें X तो सब सेम ही है, और X का लिए मैंने हैलाइड्स लिए हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन चारों का एक ही जैसा ट्रेंड आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सोडियम की चार्ज डेंसिटी सबसे कम है और सिलिकॉन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका चार्ज है 1, इसका चार्ज है 2, इसका चार्ज है 3, इसका चार्ज है 4। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी 5 अगर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में हुआ होगा, NaX में हुआ होगा कि SiX4 में हुआ होगा, SiX4 में हुआ होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट है ये, तो
अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। तो मैं कहूंगा NaX का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा और SiX4 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि पोलराइजेशन तो यूं बढ़ रहा है, यानी कि कोवलेंट करेक्टर तो यूं बढ़ रहे हैं, पर आयनिक करेक्टर कहां बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट। और आयनिक करेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी कहां बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो NaX का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और SiX4 का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो ये ट्रेंड बड़ा स्मूथ सा ट्रेंड है। अगर मैं एल्केलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स की बात करता हूं तो वहां पे भी वही ट्रेंड है, बड़ा स्मूथ सा ट्रेंड है कि अगर मैं बेरिलियम से बेरियम तक जाता हूं, इस बार बेटे मैंने चार्ज तो सेम रखा है लेकिन साइज की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। तो बेरिलियम सबसे छोटे साइज का है, बेरियम सबसे बड़े साइज का है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्योंकि साइज की वैल्यू बढ़ रही है तो पोलराइजेशन पावर घट रही है। बेरिलियम ज्यादा अच्छा पोलराइज करता है किसकी तुलना में, बेरियम की तुलना में। अगर पोलराइजेशन पावर यूं घट रही है तो कोवलेंट कैरेक्टर यूं घट रहे हैं, और कोवलेंट कैरेक्टर अगर यूं घट रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर किधर बढ़ रहे हैं, यूं बढ़ रहे हैं। अगर कोवलेंट कैरेक्टर घट रहे हैं सॉरी इधर, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं इधर ही। और अगर लेफ्ट टू राइट आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो क्या मेल्टिंग पॉइंट भी आयनिक कैरेक्टर के कारण लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे नहीं क्या। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बेरिलियम हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और बेरियम हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दोनों ट्रेंड आपको अकॉर्डिंग टू केटायन पोलराइजेशन पावर की वजह से देखनी है। तो ऊपर वाला ट्रेंड तो चार्ज से रिलेट कर लेना और नीचे वाला ट्रेंड आप साइज से रिलेट कर लेना। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, एनायन के केस में। एनायन के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि एनायन क्या होता है, पोलराइज होता है। और ये जो डिपेंड करती है, ये या तो कह दो चार्ज पे डिपेंड करती है एनायन के, या कह दो साइज पे डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस एनायन का चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। जितना बड़ा एनायन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना ज्यादा आसान होता है। तो आप जिस ऑर्डर में एनायन का साइज बढ़ रहा हो उसी ऑर्डर में पोलराइजेबिलिटी को भी बढ़ा देना। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो उसी ऑर्डर में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आ जाइए, मैं बात करता हूं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की। हम देख पा रहे हैं कि फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है, आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है। तो बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर कम होंगे। तो आयनिक कैरेक्टर कहां बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट। और अगर आयनिक कैरेक्टर राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी कहां बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके पोलराइजेशन का ऑर्डर तो उल्टा है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर कहां बढ़ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट बढ़ रहे हैं। तीसरा ट्रेंड आपको एक और बताया गया है एल्यूमिनियम के 3 हैलाइड्स का। ये है एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, क्लोराइड और आयोडाइड और ब्रोमाइड। यहां पर एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले वाले में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है ट्रेंड में, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरे वाले में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है ट्रेंड में, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरे वाले में आप ध्यान रख लेना, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स में होना तो चाहिए था जिस तरह से यहां हो रहा है कि MF2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था MCl2 से, MCl2 का ज्यादा था MBr2 से, और MBr2 का ज्यादा था Mi2 से। तो लगता तो यही है कि अगर एल्यूमिनियम होगा तो उसमें भी फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, क्लोराइड का उसके बाद होना चाहिए था, ब्रोमाइड का 3rd नंबर पर होना चाहिए था, आयोडाइड का 4th नंबर पर यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि जो आयोडाइड है उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो ब्रोमाइड के कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जिस आयोडाइड को एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में तो सबसे कम रखा है, एल्यूमिनियम के केस में आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है कि एल्यूमिनियम आयोडाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड से ज्यादा होता है। तो ये टोटल आपके कई ट्रेंड्स हैं जिस पर बेस्ड नीट के एग्जाम में और IIT JEE के एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता बच्चों, आप इसको इसी तरीके से दिमाग में एडजस्ट करके याद कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप क्रैमिंग करेंगे इन सब की तो आपको पता ही है आप आंसर गलत ही देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोलबिलिटी के ट्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, जिसके अंदर हम फाजान रूल का भी यूज करेंगे, लेटिस एनर्जी का भी यूज करेंगे और हाइड्रेशन एनर्जी का भी यूज करेंगे। आपने इस वीडियो को सुना अच्छे से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।